नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली देश में खड़ी हो गई है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली के साथ साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। आज हम सीधी बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या कहता है और कॉन्स्टिट्यूशनली अभिषेक बनर्जी का क्या होगा। जो रेबेल ग्रुप दूसरे बनर्जी की अध्यक्षता में निकल गया है और जिसको विधानसभा के अध्यक्ष ने मान्यता भी दे दी है, उनके विप की मान्यता भी दे दी है और इसके अतिरिक्त इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाने के लिए तैयार है। क्या कहता है कानून और क्या क्या हो सकता है ममता बनर्जी का। इसके अलावा वो जो रेबेल ग्रुप है वो क्या क्या और कर सकता है, उसके पास संभावनाएं क्या क्या हैं, कानूनन उसके पास क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि कानून उनके लिए सबसे बड़ा अड़ंगा है और अड़ंगा कानून है। अब सवाल ये है कि वो जो वहां होता है, हमेशा से होता रहा है बंगाल में, वो क्या फिर से वही रिपीट होगा। कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कहता है, लीगली क्या कहता है, विधानसभा की पावर क्या कहती है, इलेक्शन कमीशन की पावर क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट क्या कहते हैं और इसके अतिरिक्त ममता बनर्जी का इतिहास जो रिपीट हो रहा है वो क्या कहता है। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि रेबेल ग्रुप ने दो मुकदमे की दो बातें सामने हैं। पहले तो बात ये आती है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और सीआईडी को केस भी दे दिया गया है और एफआईआर जब दर्ज करवाई गई तब उसमें ये कहा गया कि हमारे सिग्नेचर्स नहीं हैं, 58 एमएलएस के सिग्नेचर नहीं, क्योंकि बैठक जो हुई थी 31 तारीख वाली, उस बैठक में केवल 19 सदस्य ही प्रेजेंट हुए थे ममता बनर्जी की बैठक में। तो फिर उनसे बैक डेट में 6 तारीख की डेट कैसे करवाई गई, क्योंकि 6 तारीख वाली डेट में तो लोग बैठे थे, फिर वो बैक डेट करवाई गई। तो जब वो पत्र दिया गया कि भाई ये लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ये जो है चीफ विप होंगे, ये डिप्टी लीडर होंगे, ये बाकी डिप्टी लीडर होंगे, तब विधानसभा के अध्यक्ष के सामने एक सवाल खड़ा हुआ कि भाई ठीक है ये आ गया और उधर एफआईआर दर्ज हो गई। तो एफआईआर दर्ज में सीआईडी ने सम्मन कर दिया। सीआईडी के सम्मन के खिलाफ अभिषेक बनर्जी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि सीआईडी मेरे ऊपर कोई कोअर्सिव एक्शन न ले, क्योंकि सीआईडी ने पहले उनको सम्मन किया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊपर हमला हो गया था, अब वो जूतों से मारे जा रहे हैं ये लोग वहाँ बंगाल में। तो उन्होंने कहा साहब जूतों से हमला हो गया था मेरे ऊपर, मैं घायल हूँ। सीआईडी ने दूसरा सम्मन इशू किया। दूसरे सम्मन के टाइम पर वो नहीं आए, इनको मालूम है कि तीसरा सम्मन नहीं आएगा, सीधे सीआईडी आ जाएगी और उठाकर ले जा सकती। तो कोर्सिव एक्शन सीआईडी ना ले, इसके लिए वो चले गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने उनको कोर्सिव एक्शन से बचाते हुए ये कहा कि भाई आप अपनी प्ली फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इस समय वैकेशनल बेंच चल रही है, पूरा कोर्ट है नहीं। तो वैकेशनल बेंच सुनेगी कि नहीं सुनेगी। अगर वैकेशनल बेंच मना कर देती तो सुप्रीम कोर्ट आते हैं। वैकेशनल बेंच ने कहा कि आप फाइल कर दीजिए, हम सुन लेंगे कि भाई आपका क्या पक्ष है। तो एक तरफ तो अभिषेक बनर्जी जरा से अभी बच गए, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पूरा जो अपोजिट ग्रुप है वो साइन गेट मामला, इस मामले को साइन गेट मामले से जोड़ते हुए या फॉर्जरी स्कैंडल से जोड़ते हुए सामने आया। उन्होंने कहा कि भाई हम 58 लोग हैं, 58 ने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी दी और उन्होंने कहा कि हम 73%, 73% बनते हैं और 73% बनने के नाते हमने तय किया है कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, चीफ विप कौन होगा, डिप्टी लीडर्स कौन होंगे। अब चली गई। एक तो पॉलिटिकल पार्टी ने भेजा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का मामला सीआईडी के पास फंस गया फॉर्जरी में। दूसरा रेबेल ग्रुप ने भेजा और रेबेल ग्रुप ये कह रहा है कि नहीं हमारा ये आता है, मतलब हम पर राइट है, और विधानसभा के अध्यक्ष ने उनको रिकॉग्निशन भी दे दी। अब अगर विधानसभा के अध्यक्ष ने रिकॉग्निशन दे दी है तो यहां एक नया प्रश्न उठ जाएगा, क्या वो बिना पॉलिटिकल पार्टी के दे सकता है। देखिए, सुभाष देसाई की अगर बात मानेंगे, अभी इसमें एंगल दूसरा भी है, दूसरा एंगल अभी हम चुनाव आयोग वाला लेकर आएंगे। सुभाष देसाई, आपको याद होगा शिवसेना का मामला था, एक ना शिंदे ना उद्धव ठाकरे, और उस मामले सुभाष देसाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि विप और लीडर ऑफ ऑपोजिशन चयन करने का राइट पॉलिटिकल पार्टी को है, लेजिस्लेटिव पार्टी को नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ममता बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, ये तय करेंगे, लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं कर सकती। तो सुभाष देसाई के अनुसार तो ये जो नया बनर्जी ग्रुप निकल कर आया है ये सक्सीड नहीं कर सकता, ये सक्सीड नहीं कर सकता, ये तो बात ठीक है। अब
सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई में ही एक बात और कही थी कि अब सवाल यह है 2/3 निकल कर आए हैं तो 2/3 प्रिवेल करेंगे कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 91st अमेंडमेंट में जो 2/3 पार्टी तोड़ने का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन अब नहीं है। यानी कि 91st अमेंडमेंट जो वाजपेयी सरकार के समय पर आया था वो 2003 में 91st अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई कर दिया था और ये कहा था कि 91st अमेंडमेंट के अनुसार कोई भी पार्टी टूट ही नहीं सकती। अगर वो 2/3 भी लेकर टूटती है तो भी, अगर वो 2/3 लेकर टूटती है तो भी एंटी डिफेक्शन का लॉ उसके ऊपर लागू होता है। अब तो फंस गए हैं, 2/3 हैं, विधानसभा के तक ने रिकॉग्निशन दे दिया है। लेजिस्लेटिव पार्टी सुभाष देसाई 5 जजेस की बेंच कैरी नहीं कर सकती। लेकिन सुभाष देसाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी। सुभाष देसाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2/3 विधायक टूटकर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, अगर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो दूसरी पार्टी में मर्ज होने पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। अब यहां नई एनामली खड़ी हो गई कि 2/3 अलग तो हो गए। वो अभी तक कह रहे हैं ममता बनर्जी हमारी लीडर है, अभिषेक बनर्जी को हम बाईपास करिए। अभिषेक बनर्जी को हम नहीं मानते। अभिषेक बनर्जी कल के लौंडे हैं, आ गए हैं और तमाम अपने कानून झाड़ रहे हैं। ममता बनर्जी हालांकि अभिषेक बनर्जी के साथ खड़ी है क्योंकि वो भी सक्सेशन का मामला है। इधर उद्धव ठाकरे का भी सक्सेशन का ही मामला था। अब सक्सेशन अभिषेक बनर्जी करेंगे। जब तक ममता के पास ताकत थी तब तक तो लोग स्वीकार कर रहे थे, लेकिन ममता के पास ताकत खत्म हो गई तो अब कौन स्वीकार करेगा। ममता तो पैदल हो गई, पूरी पार्टी में इस्तीफे हो गए, बहुत सारा गड़बड़ हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी सुभाष देसाई में ही एक बात और कही। उन्होंने कहा अगर रिबेल ग्रुप ये घोषित करता है कि वो ओरिजिनल पार्टी है, रेबेल ग्रुप जो विरोधी है जिसने टूटन की है वो ये घोषित करता है कि वो ओरिजिनल पार्टी, तो उसको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस सुभाष देसाई में कि जो लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं और विधानसभा के दोनों के पास कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन बनता है, वो मॉडल के सेक्शन 15 के तहत डील करेंगे और ये डील करेंगे इस पर। अब इस पर आपको याद होगा इंदिरा गांधी 1971 में पार्टी टूटी थी और उस समय एक बड़ा केस सामने आया था। वो जो बड़ा केस सामने आया था उस केस का अपना एक प्रोफाइल है, उस केस का अपना एक बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानने के लिए कि वो बैकग्राउंड क्या कहता है। एक चीज समझिए कि होलोहोन वर्सेस जाचिलू का एक जजमेंट आया था जिसमें यह कहा था कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है, लेकिन स्पीकर का डिसीजन रिव्यू किया जा सकता है अगर वो सही से। सुभाष देसाई और किहोतो होलोवन साथ साथ लगा देंगे तो वो ये कहेगा कि नहीं ये जो है वो आप लेजिस्लेटिव पार्टी का जो पत्र आया है वही फाइनल, लेकिन लेजिस्लेटिव पार्टी का जो पत्र आया है वो तो पत्र ही फोर्ज है। अब नई एनामली इसमें आई है। तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अली का जजमेंट एक आया था 1971 में। सादिक अली आपको याद है वो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ दी थी और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़कर जो 1971 का वॉर हुआ था हमारे यहाँ पाकिस्तान के साथ, उस वॉर का मुख्य कारण था कांग्रेस का टूटना। अगर वो युद्ध ना हुआ होता तो हो सकता है कि अगली बार इंदिरा गांधी बाहर हो गई होती, लेकिन वो युद्ध हो गया, जीत गए तो हम तो बलि चढ़ गए, हमारे सैनिक बलि चढ़ गए, लेकिन देश को कुछ नहीं मिला। इंदिरा गांधी को भले ही पर्सनली कांग्रेस में रिकॉग्निशन मिल गई, देश में रिकॉग्निशन मिल गई, लेकिन हकीकत में हमको कुछ नहीं मिला। वो केस सादिक अली के नाम से सुप्रीम कोर्ट आया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई चुनाव आयोग तय करेगा कि वो चुनाव आयोग का जुरिडिक्शन बनता है कि वो तय करेगा, और उसका एक टेस्ट बताया था उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट बताया था या टेस्ट ऑफ नंबर्स बताया था कि भाई विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका काउंट किया जाएगा कि कितने साथ में हैं, और वो कैलकुलेशन साथ में पार्टी का अपना सिस्टम वो सब दोनों को क्लेम करना पड़ेगा कि कितने लोग उनके साथ हैं और कितने रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ हैं। रिप्रेजेंटेटिव के पीछे का जो वोट बैंक है वो नंबर उनके साथ जोड़ा जाएगा। अब 58 इनके साथ हैं तो चुनाव आयोग अपने आप में तय करेगा। अब 58 ये घोषणा करें
ये कहें कि नहीं हम इस मामले में ओरिजिनल टीएमसी हैं, जैसे शिवसेना ने किया, तो फिर मामला यहां फंस जाएगा। और इधर सीआईडी ये कहते कि ये पत्र ही नकली है, ये फोर्ज्ड है, मतलब सिद्ध तो हो जाए कि ये पत्र फोर्ज्ड है, इसमें विधायकों के सिग्नेचर नहीं है, यानी कि पार्टी का रेजोल्यूशन ही नहीं, और इधर ये पार्टी रेजोल्यूशन बनाकर चल दे, तो फिर कुछ कल्याण होने की संभावनाएं हैं कि इनको कुछ मिल जाए। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी विलय करेगी, सपोज वो नहीं पा पाते मतलब वो ओरिजिनल पार्टी घोषित नहीं कर पाते, ममता बनर्जी ही अपनी पार्टी को ओरिजिनल पार्टी घोषित करने में सफल हो जाती है, तब ऐसी पोजीशन में ये जो 58-60 लोग गए हैं, ये नंबर 2/3 से ज्यादा है, ये कहां मर्ज करेगा? क्या हमेशा की तरह कांग्रेस टूटी थी तो टीएमसी में मर्ज किया था, टीएमसी जब सत्ता में आई तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी टूटी थी, वो टीएमसी में मर्ज किया था, क्या अब टीएमसी टूटकर वो बीजेपी में मर्ज करेगी? ये जो गलती पहले हमेशा से बंगाल में होती रही, बंगाल में गलती ये होती रही कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस तोड़ी थी, ठीक था कि कांग्रेस तोड़कर वो आई थी, लेकिन उन्होंने बाद में उन्हीं रिबल्स को, जो कि इनसे पहले 36 वर्ष का शासन चला रहे, 34 वर्ष से शासन चला रहे थे, उनको अपनी पार्टी में ले लिए थे। इसको कहा गया बंगाल में कि पूरा कम्युनिस्ट कैडर कांग्रेस में, तृणमूल कांग्रेस में चला गया था, तो वो तोड़कर कांग्रेस का तो छोटा हिस्सा लाई थी, कांग्रेस आज भी वहां ठीक ठाक है, लेकिन कम्युनिस्टों को तोड़कर कैडर ले आई थी। और ये जो कैडर टूट रहा है, आपको बड़ी जानकर, मतलब ये जानकर आश्चर्य होगा, ये जो कैडर टूट रहा है नए बनर्जी की अध्यक्षता में, इसकी खास बात यह है कि ये भी सीपीआई से आया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये सज्जन निकल कर आए, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से निकलकर इनको निकाला गया पार्टी विरोधी। हालांकि ये राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, एसएफआई के सदस्य हुआ करते थे, स्टूडेंट विंग के बड़े लीडर हुआ करते थे, लेकिन इन सज्जन ने पार्टी से ऊपर, यानी कि जब टीएमसी की सरकार बन गई तो टीएमसी से कुछ मोलजोल करना शुरू कर दिया, जबकि टीएमसी कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्लेस करके आई थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको बाहर निकाल दिया, तो ये चले गए सीधे वहां। अब ये वहां चले गए, टीएमसी ने अगले ही साल इनको सदस्यता दे दी, राज्यसभा भी दे दी। तो मोस्टली लोग जो 58 लोग टूट कर गए हैं, या तो पुराने कांग्रेस, आपको याद होगा 1998 में ममता बनर्जी कई वर्षों तक काम करने के बाद कांग्रेस तोड़कर आई थी, कांग्रेस को वहां लेकर आई थी और नई पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। तो यहां पर ममता बनर्जी के साथ रिबल्स जो आए थे, वो रिबल्स आज की तारीख में बाहर हो गए, उस समय के रिबल्स, और इधर कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर टूटकर आया था, वो टूटकर अलग हो गया। ये नया फैक्शन है। अब ये कहां मर्ज करेगा? सोचिए, ये मर्ज कर सकता है अपनी ओरिजिनल कम्युनिस्ट पार्टी में भी, ये कह सकता है कि हम कम्युनिस्ट पार्टी से तोड़कर उस समय ममता बनर्जी के साथ आए थे, क्योंकि उस समय ममता बनर्जी ही रसगुल्ले खा रही थी, इसलिए ममता बनर्जी के साथ आए थे। आज बीजेपी हमको मर्ज कर ले, और मैं नहीं समझता कि बीजेपी मर्ज करेगी, क्योंकि जो गलती टीएमसी ने की थी वो गलती बीजेपी नहीं करेगी। अगर बीजेपी वो गलती करती है कि तृणमूल का कैडर या फिर जो कम्युनिस्ट कैडर था उसको ले लेती है, तो फिर बंगाल में परिवर्तन की संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि टीएमसी के आने के बाद भी, टीएमसी आई तो, लेकिन वो कम्युनिस्ट शासन ही कहलाया, और कम्युनिस्टों से अल्ट्रा कम्युनिस्ट कहलाए। वो अल्ट्रा कम्युनिस्ट इसलिए कहलाए क्योंकि वो उनसे 4 कदम आगे निकल गए, और वो उनसे 4 कदम अगर आगे निकल गए तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में आ गया होगा मामला। सवाल इसमें यह पैदा हो रहा है कि ये ग्रुप जाएगा कहां, क्योंकि ये ग्रुप नई पार्टी है तो क्लेम करे, ये क्लेम करे कि मैं पूरी पार्टी हूं। टूट कर नई पार्टी क्लेम हो नहीं सकता, क्योंकि सुभाष देसाई ने मना कर दिया, 91st अमेंडमेंट में ये बात तय हो गई थी। और यहां ममता बनर्जी की, मतलब, और बाकी स्पीकर जो रिकॉग्निशन कर रहा है वो चलेगा नहीं, क्योंकि सुभाष देसाई मना कर रहा है कि हो तो हॉलोन कह रहा है डिसीजन कर सकता है, लेकिन सुभाष देसाई कह रहा है कि ये डिसीजन नहीं कर सकता, लेजिस्लेटिव पार्टी की ही बात माननी पड़ेगी, वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है उसके पास। लेकिन यहां जो मुख्य जो मुख्य एनालिसिस है, जो एनालिटिक्स पढ़ रही है, वो ये पढ़ रही है कि वो जो पत्र है सीआईडी का क्या रुख होगा, और फिर
ओरिजिनल पार्टी। तो अब ये ओरिजिनल पार्टी बनाम, अगर ये ओरिजिनल पार्टी ममता बनर्जी के पास ही रहती है तो बनाम ये पार्टी कहां जाएगी जो नई पार्टी बनी? क्या सीपीआई जाएगी, क्या कांग्रेस वापस जाएगी, या बीजेपी के साथ मर्ज होगी? ये तीनों में से किसी एक के साथ मर्ज होना ही उसके पास ऑप्शन है, अगर उसने क्लेम ना किया कि पार्टी ओरिजिनल पार्टी हम हैं। और उनके पास चांस है, उनके पास चांस इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी ने जो चिट्ठी भेजी स्पीकर को, उसमें वो चिट्ठी जिसमें ये लीडर ऑफ अपोजिशन और फलाने मां का तय हुआ, इसमें फोर्जरी हुई है। और फोर्जरी हुई है तो ये सब पकड़ जाएंगे। अभिषेक बनर्जी सेक्रेटरी भले ही हैं, अभिषेक बनर्जी फंस जाएंगे और बहुत बुरे फंस जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब ये कम्युनिस्ट पार्टी जो कैडर वहां गया था, वो कम्युनिस्ट पार्टी अब मुख्य अपोजिट पार्टी होगी बंगाल में। बीजेपी बनाम कम्युनिस्ट चलने वाला है या बीजेपी बनाम कांग्रेस चलने वाला है। तृणमूल कांग्रेस जो तोड़कर आए थे, कांग्रेस तोड़कर तृणमूल कांग्रेस आए थे, ये वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। या फिर लीडर जो है वो सीपीआई का 25 साल का नेता है, 25 साल से, बल्कि जब वो 20 साल का था तब उसने लीडरशिप इनकी संभाली थी सही से। और जब वो 24, 25, 26 साल के थे, मैं समझता हूं कि जब वो जवानी में आया तो वो राज्यसभा चला गया। उसके बाद फिर राज्यसभा ममता बनर्जी ने भी उसको भेज दिया था। आज वो बंगाल में अच्छी पोजीशन रखता है। ये रिबल्स ममता बनर्जी के बनाए हुए कम हैं और ये रिबल्स ममता बनर्जी के बाद टूट कर आए ज़्यादा हैं, इसलिए ये वापस अपनी ओरिजिनल पार्टी में जा रहे हैं या फिर ये तृणमूल कांग्रेस को ही खा जाएंगे। क्या होगा ये तो 1-2 दिन में तय होगा। मैंने आपको सारी लीगल एनोमली की इस पर डिस्कशन किया है कि लीगली मामला कहाँ बैठता है और लीगली इसका क्या परिणाम हो सकता है। और याद रखिएगा, मेरी आज तक की एनालिसिस जो भी मैंने इन कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों में की है वो कभी फेल नहीं हुई। आज मैंने कहा कोर्ट गया तो कोर्ट ने कुछ दिन बाद वही जजमेंट किया होगा। आप पुराना मेरा इतिहास उठाकर देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।